everyone, this is संदीप सिंह. Welcome back once again in your favorite channel. I hope अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुट चुके हैं एंड मैं आपके साथ में लगातार मिल रहा हूं माइंड मैप सेशंस के साथ, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कंप्लीट चैप्टर का एक क्विक रिवीजन. एंड इसी सिलसिले में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को. काफी बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. मतलब यहां से हमें पता है कि कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आने हैं, कौन कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे और यहां से क्वेश्चन आता है वाला भी सेगमेंट अवेलेबल है. तो इन सब की बात करने वाले हैं हम अगले कुछ मिनट्स में एंड डिस्कस करने वाले हैं इसके हर एक टॉपिक को कुछ इस तरीके से ताकि आप सारे टॉपिक्स को सिंक्रोनाइज कर सको, सबको आप अपने फिंगर टिप्स पे ले सको, जिसके जरिए कि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. एंड सारे टॉपिक्स अगर आप कोरिलेट कर लेते हैं, बेहतरीन तरीके से फिंगर टिप्स पे ले लेते हैं, तो इससे फायदा यह होता है कि जब कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे होते हैं, जब क्वेश्चंस में होते हैं आप, तब वो सिंगल क्लिक में मिल जाते हैं. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को अपडेट दे दूं, हमारा गदर 3.0 स्टार्ट है. गदर 3.0 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे पूरे ही कॉन्सेप्ट्स की, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की एंड उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हमारे जितने पीवाईक्यूज हैं उनकी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं. मतलब इसी सेशन में मैं इसके लिए भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि गदर सीरीज में हमने क्या क्या कवर अप किया है, कैसे कवर अप किया है और किस तरीके से आप गदर सीरीज को ज्वाइन करके अपने आप को और बेहतर बना सकते हो. इसके लिए करना सिंपल सा इतना ही काम होगा. वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो एचपी गुरुकुल. यहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. दैट इज गदर सीरीज तो मिलना ही है भाई, गदर सीरीज के लिए ज्वाइन करोगे गदर सीरीज तो मिलना ही है. इसके साथ साथ में आपको पीवाईक्यू सॉल्विंग्स एंड माइंड मैप्स मिल जाएंगे. इसके अलावा जेईई रिवीजन कैप्सूल्स, बिटसैट, वीआईटी ट्रिपल ई है ना, वेस्ट बंगाल जेईई, एमएसटी सीईटी, इस तरीके के जितने भी एग्जामिनेशन है एंड और भी कॉलेजेस की जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाता है. साथ ही साथ में आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं ना, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर हम आंसर कर रहे होते हैं. मतलब आपकी कोई भी क्वेरी है वो उसका समाधान मिलने वाला है. फॉर्मूला ट्रिक्स, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट चिट सीट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको गदर सीरीज में. फटाफट से क्लिक कर लो एचपी गुरुकुल पे एंड ज्वाइन कर लो भाई सेशन को. बहुत बेनिफिट होने वाला है और बहुत ही शानदार तरीके से आप सिक्योर कर सकोगे एक बेहतरीन मार्क्स अपने जेईई मेंस में. एंड जब इसमें सिक्योर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जेईई एडवांस में हम बहुत ही शानदार तरीके से फोड़ने वाले हैं. लेट्स बिगिन द सेशन. देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऊपर. मतलब आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, इसके ऊपर लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मतलब हर बार आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. इस चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं भाई. 50-50% का रेशियो ले लो. ठीक है, चल. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी के ऊपर, थर्मल एक्सपांशन के ऊपर. भाई थर्मल एक्सपांशन देखो पढ़ना खूब सारा है, क्वेश्चन एक आएगा वहां से, है ना, तो हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे. एंड ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. इन पे जो है वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है. कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी पे भी जनरली थ्योरेटिकल मिलेगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो भाई साहब यहां से इजी न्यूमेरिकल आता है. एफिशिएंसी में आउटपुट अपन इनपुट का गेम है ना, तो यहां से जो भी आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, काफी इजी मिलेगा. ठीक है, थर्मल एक्सपांशन में जरूर आपको यहां पे मिल जाते हैं क्या क्वेश्चंस, लेकिन उन क्वेश्चंस के लिए भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट्स बता रखे हैं जिसके जरिए आप थर्मल एक्सपांशन के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर लोगे. राइट, बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो यहां पर भी आपको है ना न्यूमेरिकल बेसिस ही मिलने वाला है. कॉन्सेप्चुअली यहां पर बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलने वाला. हाँ, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक में आपको कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. लेट्स बिगिन, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना थर्मल एक्सपांशन एंड ट्रांसफर ऑफ हीट वाले पोर्शन से. राइट, आ जाओ जी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, है ना. गदर सीरीज में हम लोगों ने इन्हीं टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है. दैट इज जैसे टाइप 1 में हम लोगों ने थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन की बात करी, फिर स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमेट्री एंड चेंज ऑफ स्टेट की हमने बात करी. थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वहां से हम लोगों ने जीरोथ लॉ की बात करी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करी, हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करी. इन्हीं टॉपिक्स के अंदर आपको इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इनसे जुड़े हुए पीवाईक्यू सब कुछ मिल जाएंगे. राइट, चलो आते जरा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं, फिर मैं आपको और अभी क्लियर करता हूं कि किस तरीके से आप अपने आप को और बेहतर इंप्रूव कर सकते हो. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा किसके ऊपर. हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, है ना, सॉरी, है ना, फर्स्ट फेज को इग्नोर करना, हम यहां से बात करते हैं टाइप 1 की बात कर लेते हैं, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन की. ठीक है, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन से हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं. क्या है ये, है ना. तो देखो
सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन आता है ना, एक बड़ा ही सस्ता सा क्वेश्चन आता है जिसमें क्या करना होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है उसको फारेनहाइट में उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए, या हो सकता है केल्विन में, र्यूमर स्केल में चेंज करने के लिए। आओ जरा पढ़ते हैं ना होता क्या। देखो, स्टडी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट्स एंड इट्स प्रिंसिपल इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। ठीक है, क्या होना क्या है, तो टेम्परेचर मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, है ना। थर्मोमेट्री के अंदर में एक्चुअली क्या होता है कि एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होगा, जैसे मान लो मैं अभी एग्जांपल के लिए मरकरी को कंसीडर कर रहा हूं। मरकरी को क्या करते हैं भाई, जब कभी आप हीट करते हो तो उसमें एक लीनियर एक्सपांशन मिलता है, राइट। उसी लीनियर एक्सपांशन के जरिए आप थर्मोमेट्री में मेजर कर पाते हो कि कितनी हीट दी है तो ये कितना एक्सपांड होगा, अगर इतना एक्सपांड हो रहा है तो ये किस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके के चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखो सेल्सियस की बात करते हैं, है ना, क्या है भाई, तो थर्मोमेट्रिक स्केल में 3-4 पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, एक सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। र्यूमर स्केल भी है 80 डिवीजन का होता है, राइट। सेल्सियस की बात करते हो तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे स्केल में दो चीजें होती हैं, एक LFP एंड एक UFP। LFP मतलब लोअरिंग फिक्स पॉइंट, UFP मतलब अपर फिक्स पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो स्केल होता है उसमें एक मिनिमम वैल्यू मेजर करने के लिए और एक मैक्सिमम वैल्यू, सभी स्केल में होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उनमें क्या बनाते हैं, तो उनमें आप कहोगे सर जी इसमें आप बना लो डिविजन्स, जितने नंबर ऑफ डिविजन्स बनाओगे उतना प्रिसाइज डेटा देगा, राइट। तो यहां पर क्या बोला हमने बोला कि भाई साहब सुनो, किसको LFP बोले, तो हमने कहा यार सभी स्केल में LFP उसको बोलो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब आइस जहां बनता है उसको आप LFP बोल लो, और हर स्केल में जो UFP है वो किसको बोलो, वाटर जहां पर बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको आप UFP बोल लो। ठीक है, सभी में देखना वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें कितने डिवीजन हो गए बेटा, 100 डिवीजन हो गए, मिनिमम 0 से लेकर के मैक्सिमम कहां तक, 100 तक। ऐसे आप फारेनहाइट स्केल में जाते हो तो मिनिमम 32 है एंड मैक्सिमम 212 फारेनहाइट कही जाती है। इनके बीच के नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करोगे तो यहां पर 180 नंबर ऑफ डिविजन्स है, तो मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज हो गया ना, है ना। फारेनहाइट नॉर्मली ज्यादा प्रिसाइज हो गया, राइट। एंड इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं किसकी, केल्विन की। केल्विन में भी सेम कहानी है ठीक है ना, केल्विन में भी सेम कहानी है एज इट इज, जिस तरीके से कि आपको है ना फारेनहाइट में है, डिग्री सेल्सियस में, यहां पर भी इसी तरीके से होता है। बस यहां पर एक छोटी सी बात, इसको एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, यही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने SI यूनिट के तौर पे। मान लो केल्विन हमारे टेम्परेचर के लिए आता है तो इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्या होता है बेटा, KC प्लस 273.15, क्योंकि 0 जहां आता है वहां पे वो जब पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस ऑफ 273.5 होता है ना, 273.5 होता है, 15 बेसिकली। तो इसलिए इसको हर बार जोड़ करके चलते हैं, इसमें आई होप किसी को दिक्कत नहीं। आओ चलो मैं इसका बढ़िया वाला तरीका दिखाता हूं, स्केल का, फिर आपको समझ में आएगा। देखो सेल्सियस स्केल में लोअरिंग फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, अपर 100 है, 100 डिवीजन का बना हुआ। फारेनहाइट में यही चीज कितना होगा, 32 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट तक में मैक्सिमम 80 डिवीजन के साथ में। र्यूमर स्केल 0 एंड 80 इसका UFP होगी, है ना, 80 इसके अंदर में फ्रैक्शंस में है। केल्विन स्केल में 273.15 होता है, अपर 373.15 जाता है, कितने डिवीजन, 100 डिवीजन। तो मतलब आपको एक बात समझ में आई, 273 लिखो केल्विन में या 0 डिग्री सेल्सियस लिखो किसमें, डिग्री सेल्सियस में, बात बराबर है। जो वैल्यू केल्विन स्केल में 273.15 है वही डिग्री सेल्सियस में 0 है। जो वैल्यू 373.15 है केल्विन स्केल में वही डिग्री सेल्सियस में 100। अच्छा, जो 373 केल्विन है केल्विन में, फारेनहाइट में वही कितना, 212। आगे होगी मेरी बात समझ में। तो इन स्केल्स को कन्वर्ट करने के लिए आपसे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हो सबके लिए। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर ऑफ वन स्केल माइनस लोअरिंग फिक्स पॉइंट, ठीक है, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअरिंग फिक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल माइनस लोअरिंग फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअरिंग फिक्स पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब आप तो लिखो, जैसे मान लो आपके पास में जो पहला स्केल है उसमें जो टेम्परेचर आपने निकाला, जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 0, अपॉन में ये कह रहे हैं ना अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअरिंग फिक्स पॉइंट, इसका मतलब होता है डिवीजन। कितने डिवीजन होते हैं भाई डिग्री सेल्सियस में, तो आप कहोगे सर 100 डिवीजन। ऐसे ही अगर इसको फारेनहाइट में लेकर के चलना है तो फारेनहाइट का टेम्परेचर माइनस कितने से शुरू होता है, फारेनहाइट 32 से, एंड डिवीजन कितना है 180। अगर इसी डिग्री सेल्सियस वाले को या यही फारेनहाइट वाले को अगर लेके चलना केल्विन में, तो क्या करोगे, टी के केल्विन में माइनस 273.15 अपॉन में इनके में नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100,
आगे मेरी बात समझ में? हाँ, ये 273 लिखा करते हो आप जनरली, 0.15 नहीं लिखा करते, लेकिन जब रियलिटी में आप उसी चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे 0.15 भी लेकर के चलेंगे। अदरवाइज जनरली आप केमिस्ट्री में करते हो यार, तो आप क्या करते हो, एब्सोल्यूट स्केल में जब कन्वर्ट करना होता है तो भाई सीधे सीधे ऐड कर देते हो उठा के 273, राइट? बट एग्जैक्टली 273.15 होता है। ठीक है जी, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, टीसी अपॉन में 100 इज इक्वल टू टीएफ माइनस 32 अपॉन में 180, टीआर माइनस 0 अपॉन में 80, टीके माइनस 273.15 अपॉन में 100। जैसे अगर मान लो यहां पे कोई सी वैल्यू अगर आपको चेंज करें, टीसी माइनस 0 को सीधा टीसी भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में है ना, ऐसा ले लेते हैं 67, ठीक है 67, ठीक है, डिग्री सेल्सियस आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको केल्विन में लेकर के चलोगे तो क्या करोगे बेटा, ये हो गया टीसी माइनस 0, मतलब 67 अपॉन में 100 विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टीके माइनस 273 अपॉन में 100। तो यहां पे कर लो टीके, केल्विन में मुझे चेंज चाहिए 273, मैं 273 लिख रहा हूं बेटा थोड़ी देर के लिए, है ना, अपॉन में 100, ये 100 कैंसिल हुआ, टीके इक्वल्स टू क्या कर देते हो 273 प्लस 67। आप अब से पहले ऐसे नहीं करा करते थे, ये जैसे ही दिया इसमें आप प्लस 273 कर दिया करते थे। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं ना, एक स्केल से दूसरे स्केल में जाने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। चलो, तो थर्मोमीटर्स किसके ऊपर बेस्ड है, क्या प्रिंसिपल इसका, तो मर्करी थर्मोमीटर जैसे एक्सपांशन ऑफ मर्करी इन कैपिलैरिटी ट्यूब, मैंने आपको बता दिया थर्मोमीटर का मेन प्रिंसिपल ही यही है कि आपने किसी को टेम्परेचर दिया तो उसमें लीनियर एक्सपांशन होना चाहिए, वो थर्मोमेट्रिक मटेरियल कह लो उसको। जैसे मर्करी में मुझे मिला तो मैंने एक है ना उसको वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब में भर दिया, अब मैंने टेम्परेचर दिया तो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर उठने लग गया, अब उसमें जितना एक्सपांशन है दैट एक्सपांशन प्रोपोर्शनल टू द हीट गिवन, राइट। एल्कोहल थर्मोमीटर भी अवेलेबल है जिसमें लोअर टेम्परेचर रेंज के लिए एल्कोहल थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोकपल्स अवेलेबल है, वोल्टेज जनरेटर्स एट जंक्शंस ऑफ टू मेटल्स, ये थोड़े से आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। थर्मोकपल्स ही बेसिकली है बेटा जो आप यूज करते हो ना, डिजिटल वाला जो थर्मोमीटर है ना, डिजिटल वाला थर्मोमीटर आई थिंक सबने यूज किए होंगे, उसके अंदर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, वोल्टेज जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पायरोमीटर्स है, मेजर टेम्परेचर यूजिंग रेडिएशंस, जो रेडिएशंस होती है उसमें अगर आपको मेजरमेंट करना होता है टेम्परेचर की तो पायरोमीटर से यूज करना, ठीक है। एप्लीकेशन डेली लाइफ में भाई सबसे सस्ता वाला वो जो तुम घर पे रोज बहाने मारते हो स्कूल जाने से पहले, जिसके लिए घर वाले यूज कर लेते हैं क्या, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर, है ना। जैसे आप अभी अपने लैबोरेटरीज में यूज किया होगा यार, केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है लैब में आपने इसको इस्तेमाल किया है। आई होप थर्मोमेट्री की कहानी समझ में आ गई। अब एक्सपांशन की बात हो, एक्चुअली थर्मोमेट्री तो एक प्रिंसिपल है, मेन कहानी कहां अटकी, एक्सपांशन पे, कि भाई कितना लेंथ बढ़ जाए, मतलब मान लो मैंने मरकरी भरी है, टेम्परेचर दिया तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ जाए जिसको मैं कहूं कि 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गई। नहीं समझे, खूब सारी मरकरी भर दी है ना, खूब सारी, इतनी सारी मरकरी भर दी और टेम्परेचर दिया जो बढ़ ही नहीं रही, बोले तुमको फीवर ही नहीं है। अरे भाई नहीं, आपको एक प्रॉपर बनाना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर देने पर कितना उसमें एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखो भाई, एक्सपांशन हमारे पास में 3 तरीके के थे, कौन कौन से, एक हमारे पास में एक्सपांशन था, वो कौन सा था, लीनियर, मतलब लेंथ में एक्सपांशन, एरिया में एक्सपांशन, वॉल्यूम में एक्सपांशन। क्या क्या बोल रहा हूं, लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में। तो इनका नाम बदल गया, उधर में जब आपने सॉलिड्स के लिए बात करी थी तो इनके नाम अलग थे, ठीक है ना। यहां पे थोड़े से इनके नाम बदल गए। क्या नाम बदल गए, लीनियर एक्सपांशन कहते हैं अगर आपने लेंथ में चेंज करी, एरियल एक्सपांशन मतलब आपके एरिया में चेंज होगा, एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन जब आपके पूरे वॉल्यूम में चेंज होगा, राइट, ठीक है। देखो तो इनके लिए एक छोटे छोटे से फॉर्मूलेज हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं। डेल एल इज इक्वल टू लैम्डा एल नॉट टाइम्स ऑफ डेल टी, यहां पर सारी बातें हो जाए। डेल एल मतलब चेंज इन लेंथ, इसका मतलब क्या बेटा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब आपने एक एल लेंथ था, थर्मोमेट्रिक मटेरियल है, मान लो आपने टेम्परेचर दिया तो इसकी लेंथ में क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई, है ना, आपके लेंथ में क्या होगी बेटा, चेंज आ गई, ये है आपका डेल एल, ठीक है। एल नॉट क्या है बेटा यहां पर, तो ये है इसका ओरिजिनल लेंथ, जो इसका ओरिजिनल लेंथ था जब आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तब जो टेम्परेचर था। डेल टी का मतलब क्या हो गया बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको डेल टी क्यों लिखते हैं, क्योंकि यार मैं ये मान करके चलता हूं कि शुरू में कुछ टेम्परेचर रहा होगा ना, मैं जो टेम्परेचर दूंगा उसके कारण बढ़ेगा। भाई 0 पे तो बैठा नहीं था मटेरियल शुरुआत में मान लो रूम टेम्परेचर पे था, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस पे था, अब मैं बढ़ा करके इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, तो मेरे को यहां पर किसको यूज करना है बेटा, इसमें से इसको माइनस करो, मेरे लिए 13 डिग्री सेल्सियस, दैट इज डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर, ओके इज फाइन। अच्छा, तो अब यहां पर एक टर्म आ रहा है क्या, अल्फा। अल्फा कौन होता है बेटा, ये जो अल्फा आ रहा है ये अल्फा कहलाता है यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो तीनों फॉर्मूले में अलग कर लेता हूं क्योंकि छोटा सा करेक्शन है। डेल एल इक्वल्स टू अल्फा
एल नॉट टाइम्स ऑफ डेल टी, अल्फा क्या है, लीनियर एक्सपांशन का कोएफिशिएंट। ऐसे ही एरियल करोगे तो डेल ए इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2 अल्फा, है ना, ए नॉट टाइम्स ऑफ डेल टी। यहां पर ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, डेल ए इक्वल्स टू 2 अल्फा की जगह पे बीटा ए नॉट डेल टी, है ना, ये बीटा की वैल्यू है। और इसी तरीके से जब आप डेल वी की बात करोगे तो गामा टाइम्स ऑफ वी नॉट डेल टी होगा। कुल मिलाकर के एक बढ़िया प्यारा सा रिलेशन आता है, क्या, अल्फा S2 बीटा S2 गामा इज इक्वल्स टू 1:2:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, इनमें क्या होता है भाई रिलेशन, तो ये होता है 1:2:3। फॉर्मुलेज आप सभी को क्लियर है। अच्छा, यहां से एक्चुअली ना आपको लैम्डा की इसकी बात करनी होती है, मतलब एक में मैं लिख करके दिखाता हूं, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ एल नॉट टाइम्स ऑफ डेल टी। अब यहां से ना आपको अल्फा निकालना होता है जनरली, तो इसको लिखते हैं डेल एल अपॉन में एल नॉट डेल टी। आप लोग सर ये देखा सुना सा लग रहा है, क्या बोल रहा हूं, सुनो ना, देखो ना, आपने क्या पढ़ा था इससे पहले, चेंज इन लेंथ, ये पहले से पढ़ करके आ रहा हो भाई, क्या है ये स्ट्रेन, स्ट्रेन आपने यही पढ़ा, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अब वहां पे चूंकि आप फोर्स लगा रहे थे उसके कारण हो रहा था, यहां पे टेम्परेचर के कारण हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या लिख देता है, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। आगे आपको बात समझ में, ऊपर चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। ऐसे वॉल्यूम में जब जाओगे तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपन में ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे ये अल्फा निकाला है, ऐसे अगर आप बीटा निकालते हो तो यहां पर डेल ए अपॉन में ए नॉट डेल टी मिलेगा। गामा अगर आप निकालोगे तो यहां पर डेल वी अपॉन में वी नॉट टाइम्स ऑफ डेल टी मिलेगा बेटा जी। अब इससे सस्ता तरीका ना हो पाए याद करने का, ये यहां से अब आपको याद रह जाएगा कि किस तरीके से इसमें एक्सपांशन पॉसिबल है। ओके फाइन, तो देखो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बोला हुआ था। अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 2, है ना, एक्सपांड्स बाय 1.2 mm व्हेन टेस्टेड, क्या बेटा, 30 डिग्री टू 130 डिग्री, 30 डिग्री से 130 डिग्री कर दिया तो उसके लेंथ में ये चेंजेस आ गया। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 क्यूबिक मीटर आफ्टर हिटिंग गामा। गामा की देखो यहां पर वैल्यू दे दी, डेल टी की यहां पर वैल्यू दे दी, समझ गए मेरी बात। ऐसे क्वेश्चंस कहां कराए भाई, तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये माइंड मैप है, मैं यहां पर अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया है आपको गदर 3.0 में। गदर 3.0 के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात करी, अब मैं बात कर लेता हूं जो आए हुए क्वेश्चन है जेई मेंस 224 में, जेई मेंस 223 में आए हुए जो क्वेश्चन हम उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, ऑन सेल्सियस स्केल टेम्परेचर आपको 40 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इंक्रीज इन टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल। अब इसको किस में बेटा, फारेनहाइट में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था, क्या, टीसी अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू क्या करोगे बेटा, तो टीएफ माइनस 32 अपॉन में 180। सॉल्व कर दो, यहां पे क्या करना है, यहां पर आप 40 रख दो, बस यहां 40 रख दो, सॉल्व कर दो आंसर। तो बोलो भाई ये क्वेश्चन क्या अपने को पेपर में नहीं बनेगा? कोई ये कहेगा सर ऐसे क्वेश्चन, अरे भाई आए हुए क्वेश्चन है भाई, मैं अपनी मर्जी से कर ही नहीं रहा, क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे? बनेंगे, बनेंगे। इसका मतलब कि अगर अभी तक में भी आप ऐसे संशय में हो, सर बोर्ड की कॉम्पिटेटिव कर लूं ये, तो भैया ये संशय छोड़ दो, आप तो बेहतरीन तरीके से जुड़ जाओ, अब आपके पास में टाइम नहीं है ना। और जितने भी लोग इस तरीके से जुड़ने वाले हैं भैया जल्दी से ज्वाइन कर लो गदर 3.0, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी बहुत ही शानदार वाली तैयारी बहुत ही कम समय में होकर के मिलने वाली है। अब देखो, अ होल इज ड्रिल्ड इन अ मेटल, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस पे एक मेटल में आपने होल किया। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब उसको गर्म किया तो होल भी तो बढ़ जाएगा, एक मेटेलिक शीट है उसमें आपने होल किया, लेकिन जब आप गर्म करोगे तो वो होल भी बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ गया होल, उसकी बात करना चाहते हैं, सुनो भाई, इजी क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के सेकंड पोर्शन में आते हैं, स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमेट्री एंड चेंज ऑफ स्टेट। स्पेसिफिक हीट की थोड़ी सी बात हो जाए। देखो, हीट रिक्वायर्ड द राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। देखो, स्पेसिफिक हीट का मतलब ना स्टैंडर्डाइजेशन से समझ लो, नमूना समझते हो ना, है ना, किसी चीज का सैंपलिंग करना, वैसे ही मैं कह रहा हूं एक सब्सटेंस है कितने का, 1 kg का। अब इसको कितना हीट दूं कि इसका टेम्परेचर बढ़ के 1 डिग्री से बढ़ जाए, मतलब क्या, तो मैं कह रहा हूं मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, मैंने एक अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो वो 1 डिग्री बढ़ेगा ना, मतलब 37 से 38 होगा ना। समझे, फिर से समझाता हूं भाई। एक छोटा सा गेंद ले लो, है ना, 5 ग्राम का, और एक ले लो 1 kg का। अब ये 5 ग्राम वाले को आप हीट दोगे, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस पे 38 पे ले जाने के लिए, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेगा। लेकिन अगर 1 kg का यहां पर रख लिया इतना बड़ा सा एक बॉल, अगर इसको आप हीट दोगे तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेगा ना, तब जाकर के अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाएगा ना। समझे कि समझे?
हाँ, जैसे मान लो तुम्हारे कमरे का रूम का टेम्परेचर कम करना होता है तो एसी चलाते हो तुरंत ही रूम का टेम्परेचर कम होने लग जाता है। कैसे? तो आइसोलेटेड करते हो ना रूम। अब मैं कहता हूं उसी एसी को छत पे ले जाकर के चलो कर देते हैं पूरे, है ना, पूरे अपने शहर का टेम्परेचर कम, तो भाई साहब पॉसिबल है नहीं, है ना? समझ गए होगे मेरी बात। तो ऐसे कह रहा हूं कि मेरे लिए क्या है भाई, स्पेसिफिक हीट कहने का मतलब 1 kg सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए मुझे जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला क्या बेटा? Q इक्वल्स टू mc del T। अब सबको पढ़ लेते हैं। Q का मतलब क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब या रिलीज। देखो यार 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बढ़े ही, कम भी हो सकता है। आपने उसमें से हीट निकाल लिया तो क्या हो गया? कम हो गया। भाई 37 डिग्री सेल्सियस पे था, अमाउंट ऑफ हीट आपने उसके अंदर से विड्रॉल कर लिया, अब उसके पास 36 डिग्री सेल्सियस बना, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट आपने निकाला ना, दैट इज स्पेसिफिक हीट, राइट? तो Q इज हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। M जो है वो है मास ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल m मास ऑफ सब्सटेंस, जिसकी बात करें, जिसको 1 kg लेने बोलो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। एंड डेल T इज चेंज इन टेम्परेचर। डेल T कौन है? चेंज इन टेम्परेचर, है ना, राइज इन टेम्परेचर जिसको बोल रहे हैं। चलो यूनिट बेटा जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन, राइट? वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 4200 जूल पर केजी केल्विन होती है, ठीक है। हाईएस्ट अमंग द कॉमन मटेरियल, सबसे ज्यादा जो है ना इसकी हीट कैपेसिटी होती है भैया पानी की। आपको पता है इस कारण से काम किया जाता है, जैसे अभी ठंड का टाइम आ रहा है और किसी के अगर खेती होती है उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसे अभी आलू की फसल लगती है, राइट? अब आलू की फसल खराब हो जाती है, जनरली ठंड ज्यादा पड़ती है ना, तो वो खराब होती है। अब उससे बचने के लिए लोग उसमें पानी भर देते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि भाई साहब एक काम करो, पानी में खड़े हो जाओ, तुमको ठंड नहीं लगेगी। तुमको अरे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, है ना, पानी में खड़े होऊंगा मेरे को ठंड लगेगी। अरे भाई साहब नहीं लगेगी, पता है आपको ठंड, पता है क्या लगती है? पानी से जब गीले होते हो ना, एक पतली लेयर बन जाती है आपके स्किन के ऊपर, अब उस पे से हवा गुजरेगी तो वो वेपराइज होने की कोशिश करता है, तो टेम्परेचर कहां से ले? आपके ही अंदर से लेता है, इसलिए आपको ठंड लगती है। लेकिन अगर आप पानी के अंदर खड़े हो गए तो नहीं लगेगी भाई, क्योंकि वो बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हीट कहने का मतलब यार जरूरी नहीं है ना कि कोई गर्म चीज की बात करें, हम टेम्परेचर में चेंज होने की बात करें, राइट? तो ऐसे ही जब बहुत ज्यादा कोल्ड होता है ना, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के काम करता है, क्योंकि वो जो कोल्ड टेम्परेचर है वो पानी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। एप्लीकेशन कूलिंग सिस्टम, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इन द प्रोसेस, इसमें स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ती है। अब आ जाओ हम कैलोरीमेट्री की बात करते हैं। कैलोरीमेट्री मतलब देखो, टू स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट और केमिकल प्रोसेस। एक्चुअली ना कैलोरीमेट्री में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ना, इसको थोड़ा सा समझना। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास हीट है, मुझे एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर करना है, क्या मैं ऐसे चिपकाऊं और पूरी हीट ट्रांसफर हो जाएगी? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं हो सकती। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं भाई आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ सर। मेरा जो फोन की जो बैटरी है ना, मेरी जो फोन की बैटरी है वो 23% चार्ज है, हाँ सर। तो क्या मैं ऐसा कनेक्ट करूं तो तुरंत ही वो 100% हो जाएगी? तो आप बोलोगे ना सर। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, वहां से क्या होगा, धीरे 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 चार्जेस मूव होंगे, उसको चार्ज करेंगे। वैसे ही मैं करूं, मेरे पास एक हॉट मेटेलिक बॉडी है एंड एक कैसे लोअरिंग टेम्परेचर पे एक मेटेलिक बॉडी है। मैं जब कांटेक्ट में लाऊंगा तो भाई धीरे 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 टेम्परेचर इसके साथ में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, राइट? तो हम इनकी बातें इसके अंदर में करने वाले हैं। देखो सुनो, प्रिंसिपल क्या कैलोरीमेट्री का? हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी, है ना, इन एन इंसुलेटेड सिस्टम। कहना ऐसा है कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी लिया है, किसमें रखना है भाई? आपके आइसोलेटेड सिस्टम में रखना है। अब आइसोलेशन वर्ड से तो तुम काफी फेमसली, है ना, जान चुके हो ना भाई, अब कोविड झेल करके आ रहे हैं। चलो, तो आइसोलेशन कहने का मतलब जैसे आपका जो रेफ्रिजरेटर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, मतलब कोई टेम्परेचर अंदर नहीं, अंदर का बाहर नहीं, राइट? वैसे जगह पे अगर आप रखते हो तो हॉट बॉडी से जितना टेम्परेचर कम होगा वो कोल्ड बॉडी की तरफ शिफ्ट होगा। यह है आपका कैलोरीमेट्री। मतलब कहना यह चाह रहे हैं कि M1C1 T1 माइनस F इज इक्वल टू M2C2, ये दूसरे वाले के लिए स्पेसिफिक हीट हो गया, है ना। और ये हो गई आपकी M2 क्या बेटा, ये हो गई आपकी मास सेकेंड बॉडी की T फाइनल माइनस T2, मतलब TF जो है वो फाइनल टेम्परेचर है। स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट में इसको यूज करते हैं, यूज अ कैलोरीमीटर टू मेजर चेंजेस टेम्परेचर एंड द हीट ट्रांसफर, है ना। मतलब स्पेसिफिक हीट के एक्सपेरिमेंट में इसको यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझो तो मिक्सिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर, जब आप उसको मिक्स करते हो तो हॉट वाटर के अंदर, अभी ठंडी का दिन है भाई, है ना, और नहाते कम ही होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर पूल मत खोलो, बट हाँ ठीक है यार, अब जो रियलिटी है तुम्हारी वो है यार, मतलब मानो ना यार, मानने में क्या जा रहा है। तो भाई साहब अभी क्या करते हैं, अभी गर्म पानी ठंडा पानी मिक्स कर करके खूब ऐसा हाथ से स्टेयर कर करके खूब सारा चेक करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जितना आपने गर्म पानी डाला है वो टेम्परेचर जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, राइट?
डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स में भी इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। मतलब आपको कैलोरीमेट्री की कहानी समझ में आएगी। कैलोरीमेट्री बेसिकली एक तो हालांकि एक वो पूरा एपरेटस है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। उनका सीधा सिंपल सा कहना था कि भाई साहब आप एक काम करो, आप है ना हीट प्रोड्यूस करो, वो उस हीट को आप एक सिस्टम को दे दो, तो जितना आपने हीट प्रोड्यूस किया था वही पूरा का पूरा हीट उस सिस्टम को ट्रांसफर हो गया। ये कहां होना चाहिए? आइसोलेटेड सिस्टम में होना चाहिए, ताकि लॉस ऑफ हीट ना, राइट। चलो चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब समझ गए, आइस से हम किधर की तरफ चल रहे बेटा? आइस से हम चल करके जा रहे हैं वाटर की तरफ, या वाटर से चल करके जा रहे हैं हम उसके बॉइलिंग करके हम उसके स्टीम बनाने की तरफ चल करके जा रहे हैं। तो जरा देखो, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रांसफर। अब समझना, इसमें एक लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। हीट रिक्वायर्ड टू फेज चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज, ये बड़ा ही कमाल की चीज है भाई साहब। एक बात समझो, मेरे पास में यहां पर बर्फ रखा है, राइट, है ना, आइस रखी हुई है। अब क्या मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूं, तो ये क्या होना शुरू हो गया? मेल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। आपने कहा हाँ सर ठीक है, तो क्या मैं जो टेम्परेचर दे रहा हूं उसके कारण इसमें राइज इन टेम्परेचर आएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, आपने एक टेम्परेचर दिया जिसके बाद वो मेल्ट होना शुरू हो गया। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे मैंने टेम्परेचर किया तो धीरे 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 वो मेल्ट होना शुरू हो गया। लेकिन मैं इसको टेम्परेचर दिए जा रहा हूं, मेरा टेम्परेचर कम हुए जा रहा है, मैं दे रहा हूं तो कम होगा ना। लेकिन ये भाई साहब, ये जो पानी बना, ये यानी ये जो सिस्टम था, इसका तो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, ये 0 पे ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरी आइस जब तक मेल्ट नहीं होगी तब तक ये राइज इन टेम्परेचर नहीं करेगा। मतलब जब 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 स्टेट चेंज हो रहा होता है तब राइज इन टेम्परेचर नहीं होता। जैसे आपने पानी बॉईल करना शुरू किया, वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप जितना टेम्परेचर दोगे, अब जो भी पानी गर्म हुआ था अब वो सीधे स्टीम में बदलेगा। ऐसा तो नहीं 100 डिग्री सेल्सियस जैसे हुआ पानी ऐसा धम से गायब हो गया है क्या? टॉम एंड जेरी वाले टाइप में, या फिर जो भी कार्टून्स देखते हो, ऐसा सट्ट से ऐसा गायब हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा? आप टेम्परेचर दिए जा रहे हो, तो भाई कुछ टाइम लेगा ना। उस दौरान आने वाले टेम्परेचर को किसमें खर्च करने वाला है? चेंज ऑफ स्टेट में। तो चेंज ऑफ स्टेट में उसका राइजिंग टेम्परेचर नहीं हुआ। जैसे मान लो पानी 70 डिग्री सेल्सियस पर है, आपने 10 डिग्री सेल्सियस आपने दिया तो 80 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो 100 डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा तो वो वेपर्स में बदलेगा। अब यहां पर आपने 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिए, तो वो जो पानी उसके पास उपलब्ध है उसी को वेपर बनाने में ये 10 डिग्री सेल्सियस खर्च करेगा, ना कि ये खुद को 110 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देगा। आई होप समझ गए मेरी। तो चलो भाई, इस लाइन को भी खत्म करते हैं हम लोग फटाफट से। क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है? कब? जब सॉलिड से लिक्विड जाओगे। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है जब लिक्विड से गैस में जाओगे। फॉर्मूला होता है बेटा Q इक्वल्स टू ml। Q मतलब हीट एनर्जी, M मास है, और L जो है यही है आपका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब आप समझ लो छुपी हुई एनर्जी, छुपी हुई हीट। छुपी हुई मतलब क्या? आपने दिया वो सब खपा गया। हीट रिक्वायर्ड टू फेज चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज। भाई आपने हीट दिया तो आपने क्या बोला था अभी कि हम हीट देंगे तो जितना मेरा हीट कम होगा उतना तुम्हारा बढ़ेगा। लेकिन इसने कहा भाई सब ना, मेरा टेम्परेचर उतना ही रहेगा, मैं तो स्टेट चेंज करेगा। तो लो भाई स्टेट चेंज कर लिया। हाँ जी चलो। तो जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ एवेपोरेशन, ये सारी चीज। आई होप इतनी सी बात सबको समझ में। अब इन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास में अवेलेबल है कि 0.08 kg एयर हीट किया है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर कांस्टेंट ये आपको गिवन है यहां पर, ठीक है। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली आपको कैलकुलेट करना है, 24 का क्वेश्चन है। इसी तरीके से यहां पर देखो फाइनल टेम्परेचर सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल, ये हीट एनर्जी गिवन टू आइस मास, सब कुछ गिवन है यहां पर, कितना उसका लेटेंट हीट होगा। तो देखो ना यार कितने प्यार से, ये इंटरनल एनर्जी का मतलब लेटेंट हीट की बात हो रही है, लेटेंट हीट पूछ रहे, कितने प्यारे तरीके से पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहां दिक्कत। हाँ, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर आपको है ना गदर सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, जहां पर मैंने डिटेल में सारी चीजों की बात करी है। जैसे अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अभी माइंड मैप सीरीज में हम लोग है ना कवर अप करते हुए चल रहे हैं, एंड बहुत सारी ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने डिटेल में कवर किया हुआ है, राइट। जैसे मान लो हम लोग अभी बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की, ठीक है, एंड किस तरीके से उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस जहां पर आपको वहां पर पानी में डेंसिटी ज्यादा देखने को मिल जाता है, मतलब ज्यादा वॉल्यूम कंसीडर करना शुरू कर देता है, राइट, है ना। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको कहां देखने को मिलेगा भाई? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरीके का और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड ग्राफ्स की हम लोगों ने बात करी, राइट। तो मतलब इस तरीके से कुल मिला जुला करके आपका फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। फर्स्ट मतलब जो आपका हीट वाला पोर्शन है ना, उसकी हम लोगों ने यहां पर बात कर ली। ये आपका जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर वाला, उसी चैप्टर का आखिरी पोर्शन, राइट। अब बढ़ते हैं हम जरा हमारे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। सबसे पहले आते हैं बेटा हमारे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट इट्स वेरी सिंपल
दैट इज, अगर मान लो आपको एक दो छोटी बातें पढ़नी होगी, इसके बाद हम इसके ऊपर लौटेंगे। सुनो देखो, हमारे पास में कुछ सिस्टम है, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम आप समझते हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें से टेम्परेचर ना बाहर जाएगा ना बाहर का टेम्परेचर अंदर आएगा, ठीक है। उसी तरीके से उसको क्या कहते हैं बेटा, एक एडियाबैटिक सरफेस होती है, और एक इसी तरीके से आप समझ सकते हो डायथर्मिक सब्सटेंस होता है। डायथर्मिक सब्सटेंस, चलो सरफेस लिखा, सरफेस ही कर। अब डायथर्मिक सरफेस या सब्सटेंस कह लो, डायथर्मिक सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर सकते हैं बेटा, टेम्परेचर का ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब हीट अंदर बाहर आ जा सकती है। एडियाबैटिक मतलब एक ऐसा सरफेस जिसमें से हीट का ट्रांसफर कर ही नहीं सकते आप, राइट, ठीक है। तो इनका कहना था जीरोथ लॉ में, उनका कहना था भाई साहब अगर ए और इधर साइड में एक बॉडी रख लो क्या, बी, ए और बी को क्या कर लो, तो ए और बी को आप ऐसा मान लो, ये ए और ये बी को आप ये मान लो कि ये दोनों एडियाबैटिक वॉल से जुड़े हुए हैं। ये कैसी वॉल है, एडियाबैटिक। अब ए जिस भी टेम्परेचर पे हो, मान लो ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, अगर ये दोनों एक डायथर्मिक वॉल से, ये कैसी वॉल है बेटा, ये डायथर्मिक वॉल है, ये कैसी है, ये एडियाबैटिक वॉल है, एक डायथर्मिक वॉल सी से जुड़े हैं, ये हो गया हमारा सी, ये भी जुड़ा है इसके साथ में और ये भी जुड़ा है सी के साथ। तो भाई अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ए बी सी ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। आगे मेरी बात समझ में या नहीं आई भाई साहब, आपसे ऐसा कहा गया कि इसके पास में है ना, जो भी टेम्परेचर रहा हो, इसके पास में जो भी टेम्परेचर रहा हो, ये दोनों ने आपस में बराबर बराबर बंटवारा कर लिया, तो बी के साथ में भी ये बराबर बराबर बंटवारा कर लिया। मतलब ऐसा कह रहा हूं, सी का उतना ही टेम्परेचर है जितना ए का है, और सी का उतना ही टेम्परेचर है जितना बी का है, तो इसका मतलब क्या हो, ए और बी के भी तो बराबर हुए ना, दैट इज जीरोथ लॉ, दैट इज जीरोथ लॉ। समझ गया मेरी बात। इनका कहना था टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, है ना। जैसे मान लो ए बी सी, फिर से लिख देता हूं बेटा अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, मैं कह रहा हूं सी के पास कुछ रुपए हैं जो बी के बराबर है, और सी के पास कुछ रुपए हैं जो ए के भी बराबर हैं, तो भाई मैं नहीं कह दूंगा कि ए के पास जितने रुपए हैं उतने ही रुपए बी के पास है, उतने ही रुपए सी के पास है ना। चलो अच्छा, कुछ कम ज्यादा है तो आपस में बंटवारा कर लेगा, लेकिन सब बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक। चलो ये बात समझ में आ गई जीरो। इसमें क्या आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको इसमें ध्यान में रखना थर्मल इक्विलिब्रियम, नो नेट हीट फ्लोज बिटवीन द सिस्टम। अगर कोई थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कोई लेनी देनी नहीं होगी, ना तो टेम्परेचर, देखो हमेशा ही ट्रांसफर ऑफ हीट कब होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहां पर कोई चीज ये भी बोलने वाले होंगे कि सर थोड़ा सा और बताओ। देखो भैया सबसे पहले तो एक बड़ी सिंपल सी लाइन है, आप देखो माइंड मैप वाले में तो अब इतनी छोटी बातें अपन करेंगे नहीं, लेकिन स्टिल हीट और टेम्परेचर ना दो अलग अलग चीजें, आपको पता है हीट एनर्जी है और टेम्परेचर जो है वो एक सेंसेशन है हॉटनेस और कोल्डनेस का, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस है, राइट। चलो तो थर्मल इक्विलिब्रियम की मतलब बात समझ में आ गई। ट्रांसफर ऑफ हीट तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जिसके पास टेम्परेचर कम होगा और जिसके पास ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ क्या हो जाएगा, पास होना शुरू हो जाएगा। चलो टेम्परेचर एज अ स्टेट वेरिएबल, ठीक है, मतलब एस्टैब्लिश टेम्परेचर एज अ मेजरेबल क्वांटिटी। इसकी वजह से हम लोग क्या कर सके कि हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज टेम्परेचर मेजरेबल नहीं था, मेजरेबल हो जाएगा अब इसकी वजह से, ठीक है। चलो इफ A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A and C will be, है ना, thermal equilibrium with C, कोई दिक्कत नहीं। चलो एप्लीकेशन देख लो। थर्मोमीटर्स मतलब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिस ऑफ द टेम्परेचर मेजरिंग स्किल्स, सेल्सियस में, केल्विन में, किसी में भी करोगे तो ये जो थर्मोमीटर्स बनाए वो इसी के बेसिस पर तो बनाना कि भाई अगर दो चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, है ना, तो वो तीसरे के साथ में भी वो ट्रांसफर ऑफ हीट होता रहेगा जब तक उसमें डिफरेंसेस होंगे। कोई दिक्कत परेशानी, आई होप नहीं। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो इनका कहना था कि भाई साहब अगर आपने किसी एक सिस्टम को कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया तो वो अमाउंट ऑफ हीट उस सिस्टम ने दो पार्ट में खर्च कर लिया। एक पार्ट तो वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए और दूसरा बचा हुआ जो है ना वो वर्क डन करने के लिए। मतलब मान लो मैंने कहा, चलो एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, थोड़ा फर्जी है बट स्टिल चलो, मैंने क्या किया, मैंने है ना फ्यूल बर्न किया। फ्यूल बर्न करना मतलब आपके बाइक की बात करते हैं, बाइक के अंदर में फ्यूल बर्न हुआ उसके इंजन में, तो इंजन में जब फ्यूल बर्न हुआ तो वहां से हीट निकला। अब उस हीट का क्या हो, तो हीट सबसे पहले क्या करेगा, जो वो पिस्टन है, जो वो ब्लॉक्स हैं, है ना, वो इंजन है बेसिकली, उस इंजन को गर्म करने में सबसे पहले अपनी एनर्जी खर्च कर दी। अब बची हुई एनर्जी किस में खर्च होने लगी, वर्क डन में। यानी पहले तो सिस्टम ने अपनी एनर्जी बढ़ाई,
है ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ा, राइज इन टेम्परेचर हुआ उसका, एंड बची हुई जो हीट थी उसके कारण ही उसने रोटेशन दिया, जिसके कारण व्हील्स चल रहे हैं ना, आप आगे बढ़ो। हाँ, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इंजन सफिशिएंटली गर्म हो जाता है, अब उसको राइज इन टेम्परेचर करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका वर्क डन मतलब वर्किंग एफिशिएंसी वाला पार्ट बढ़ जाता है एंड राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाला पार्ट कम हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी देर के बाद होगा। अब भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो मेरा इंजन ही बंद हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, बाहर से कूलेंट, है ना, हवा डाली जाती है उसके ऊपर, भाई कूल रहे, ठंडा रहे। खैर उसकी बात छोड़ो, इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात करी थी कि आप अगर किसी सिस्टम को हीट दोगे तो वो पूरा का पूरा हीट दो टुकड़ों में खर्च हो जाएगा। पहला केस में राइज इन टेम्परेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड पोर्शन वर्क डन में, दैट इज del Q इज इक्वल टू del U प्लस del W। कुछ ऐसा कहना था कि एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर का मतलब होता है बेटा सोर्स जहां पे इतनी एनर्जी है कि आपने कुछ एनर्जी ले भी ली तो उसमें से कुछ कम नहीं हुआ। जैसे सनलाइट की बात करें तो ये क्या है, एक तरीके का सनलाइट जो है ना, मान लिया कि रिजर्वायर, भाई कितनी भी सनलाइट उसमें से ले लूं कम नहीं हो रहा, समझ में आ गई, मतलब एक बहुत बड़ा सोर्स, ऐसा कहना चाहते हैं। अब यहां से चल करके आया हीट, यहां पे आपका वर्किंग मॉड्यूल है, तो इसने क्या किया बेटा, इसने आपको वर्क डन कर दिया, इसने आपको क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। अब वर्किंग मॉड्यूल के बाद बचा हुआ हीट किसको जाएगा बेटा, तो बचा हुआ हीट सिंक को जाएगा। सिंक मतलब एक ऐसा रिजर्वायर जिसको कितनी भी हीट दे दो, इसका ये ब्लॉक डायग्राम कहलाता है, इसको कितनी भी हीट दे दो राइजिंग टेम्परेचर नहीं होगा। आप लोग के साथ थोड़ा और अच्छा बताओ ना, चलो सुनो, किचन के अंदर में नल खोलो, अब नल के रिस्पेक्ट में आपको जितना पानी चाहिए फ्रूट को धोने के लिए, उसके कंपैरिजन में आपके टंकी में जो पानी भरा तो बहुत सारा है, तो उसको रिजर्वायर कह लो, चलो समझ गए। अब उसमें से पानी आ रहा है, हमने क्या किया, हमने बीच में क्या किया भाई, फल धोए, तो फ्रूट्स को धोने में आपने थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया जो फ्रूट्स के साथ में चिपक सकता है, आपके हाथों में चिपक सकता है, मतलब आपने यूज कर लिया कुल मिलाकर। बचा हुआ पानी क्या हुआ भाई, नीचे की तरफ बहता गया, तो वो कहां गया, सिंक में। तो सिंक क्या होता है, वहां पानी जमा हो जाएगा क्या, ना भाई साहब, अगर जमा हो रहा है भाई तो चौक है, खोलो उसको, साफ किया करो यार, है चलो। तो भाई वहां पे क्या हो रहा है, सिंक में गया पानी, वो चला गया ना पूरा का पूरा, क्या आपने उसका वाटर लेवल बढ़ा दिया, नहीं ना। वही तो यहां पर भी कह रहे हो, सोर्स मतलब एक ऐसा रिजर्वायर जहां से कितनी भी टेम्परेचर ले लो, कितनी भी हीट ले लो, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। एंड जो आपका वर्किंग मॉड्यूल है वहां पे आपको वर्क डन मिलेगा, वर्क डन होने के बाद में बची हुई एनर्जी इधर चली आएगी। कुल मिलाकर कैसा कहना चाहता है कि Q1 हीट सोर्स से लिया, Q2 को आपने रिजेक्ट कर दिया, भाई जो पानी नीचे बह गया उसको क्या कर दिया आपने, रिजेक्ट कर दिया। आपने लिया Q अमाउंट ऑफ वाटर एंड Q2 अमाउंट ऑफ वाटर आपने रिजेक्ट कर दिया, तो आपने वर्क डन कितना किया, तो वर्क डन आप कहोगे सर जी Q1 माइनस Q2 मेरा वर्क डन है। Q1 लिया, Q2 को जाने दिया, बचा हुआ जो है वो क्या है, मेरा वर्क डन। यही से ये फॉर्मूला आता है बेटा, del Q इज इक्वल्स टू del U प्लस del W। ठीक है, क्या बोला, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। Q जो है हीट एडेड टू द सिस्टम, del U जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W जो है वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी U की बात करें, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। एंड वर्क डन की अगर आप बात करोगे जैसे फॉर गैसेस, तो W इक्वल्स टू P del V होता है, वहां पर del V कहने का मतलब है भाई वॉल्यूम में चेंज होगा और प्रेशर में चेंज होगा, तो इसीलिए इसको P del V के जरिए लेकर के चलते हैं। ये वही वाला फॉर्मूला है, वर्क डन की ही बात करें, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। इस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को अगर प्रेशर के टर्म में लिखोगे, है ना, प्रेशर के टर्म में, तो प्रेशर इंटू यहां पर बन जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट की देखो, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया होगा। यहां पर एक काम करो, फोर्स अपॉन में एरिया कर दो और डिस्प्लेसमेंट के साथ में भी यहां पर क्या करो, एक एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बन जाएगा और फोर्स अपॉन में एरिया प्रेशर बन जाएगा। आई होप मेरी बात समझ गए, आई होप मेरी बात समझ गए। ठीक है, तो ये केस में बेटा गैसेस के केस में सिर्फ और सिर्फ लेते हैं, क्योंकि गैस के केस में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आपको देखने को मिलते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब थोड़ी सी बात समझ लो, है ना, एप्लीकेशंस की थोड़ी सी बात करते हैं और साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं। देखो यार सुनो, हमें किसी सिस्टम को हीट देना, दैट इज नेगेटिव वर्क डन, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ये हमारी फिजिक्स में चलता है, फिर से बोल रहा हूं, ये हमारी फिजिक्स में चलता है। और जब भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ो भाई, तो या तो थोड़ी क्लियरिटी रखो, या फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स पहली बार पढ़ने के लिए, या फिर लंबे समय के बाद रिवाइज करते समय आप कम से कम 5-7 दिन का गैप दे दो। अभी दे सकते हो, इसलिए बोल रहा हूं, 5-7 दिन का गैप देख करके थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, नहीं तो हौच-पौच हो जाएगा। उसमें भी यही चीजें आती है, इसमें भी यही आती है। ठीक है, तो जरा देखो, हमारे पास में 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, VPT, क्या बेटा, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कौन कौन, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर।
आप जब कभी भी देखोगे तो भाई साहब आपको जैसे गैस कांस्टेंट्स के जरिए चलते हैं, पीवी इक्वल्स टू होता है बेटा एनआरटी। यहां पर हम एनआर कांस्टेंट ले लो तो पीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यानी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे। कहने का सीधा सिंपल सा मतलब है कि भाई साहब सुनो, आप दो को वेरी करोगे, एक हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम को वेरी करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके बेसिस पर कुछ प्रोसेस है, कैसे कैसे जरा देखो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या? टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला कौन सा चल रहा है? वही वाला अभी, क्या बेटा कि डेल क्यू आपने दिया है तो वो डेल यू प्लस डब्ल्यू में खर्च होगा। अब इसमें सारे प्रोसेस समझो। मैंने ये बोला आइसोथर्मल, नाम से क्लियर है ना बेटा, थर्मल, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। अगर ऐसा कोई सिस्टम बनाते हो मतलब चेंज, जितना आपने हीट लिया था है ना, वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या बोला? थोड़ी देर तक अगर आप इंजन को चालू रखते हो, थोड़ी देर बाद है ना उसका इंजन क्या होता है? गर्म हो जाता है सफिशिएंटली। अब उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लेता अपने आप को गर्म करने में। मैं जो अभी बोल रहा हूं ये रियल बात है, जो अभी यहां पे लिखा है वो थ्योरेटिकल है, वो 100% सही वाली बात। हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल करें। क्या बोल रहा हूं सुनो, इंजन चालू किया, इंजन गर्म हुआ, इंजन गर्म हो गया मतलब उसने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। अब आपने जितनी हीट ली, अब उसके राइजिंग टेम्परेचर पे खर्च नहीं कर रहे हो, अब जितनी हीट ली वो पूरी की पूरी वर्क डन में जा रही है ना, पूरी की पूरी वर्क डन जा रही है। लेकिन इन रियल प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत इंजन ठंडा होता है, उसको गर्म करने में भी खर्च हो रहा होता है, लेकिन हाँ वैल्यू तो कम हो गई ना। एक बार इंजन गर्म हो गया तो उसकी वैल्यू तो कम हो गई, यानी मैक्सिमम वर्क डन होने लग गया। लेकिन आइडियली अगर बात करोगे तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब आपने जो हीट दी थी वो पूरा का पूरा किस में खर्च होगा बेटा? वर्क डन में। एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा डेल क्यू इज इक्वल्स टू 0। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब मैंने क्या बोला? नो हीट ट्रांसफर। एडियाबैटिक मैंने क्या बोला? हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब हीट ही ट्रांसफर नहीं हो रहा मतलब मैं सोर्स से हीट ले ही नहीं पा रहा हूं। तो जब मैं सोर्स से हीट नहीं ले पा रहा हूं यानी डेल यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। समझ में आ गई बात? डेल यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। भाई साहब इसमें अब है ना कुछ पानी, नल से पानी ले ही नहीं पा रहे थे, अब फल धोना है तो क्या करोगे भैया? कुछ नहीं, आप वैसे ही पोंछ के खा लो और क्या। चलो मतलब डेल यू समझे या नहीं समझे? इस डेल क्यू को जब आप 0 कर दोगे, डेल क्यू को 0 है ना, डेल क्यू 0 हो गया तो ये हो जाएगा डेल यू प्लस डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू इज मतलब डेल यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है। अगर फिर भी राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अगर आपने हीट नहीं ली है ना और फिर भी राइज इन टेम्परेचर कर रहे हो तो आप उसके ऊपर वर्क डन करोगे। नेगेटिव साइन शो कर रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ गए? आइसोकोरिक, कोरिक का मतलब बेटा वर्क डन 0 हो जाएगा है ना। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वर्क डन 0 का मतलब क्या? आपको मैंने जो अभी एग्जांपल लिया उसमें क्या चल रहा है भाई? आपने ऐसा आपके गाड़ियों के इंजन में यही तो चल रहा है, एक पिस्टन यहां पे लगा होता है ऐसा। अब ये पिस्टन के लिए यहां पर क्या करते हैं? यहां पर फ्यूल लेते हैं और उस फ्यूल को कंबशन कराते हैं, जलाते हैं, मतलब विस्फोट करोगे है ना। तो ये जैसे एक्सप्लोजन होगा ये क्या करेगा भाई? इस पिस्टन को ऊपर धकेलेगा। जब पिस्टन को ऊपर धकेलेगा तो पिस्टन यहां के बजाय कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। अब जब पिस्टन यहां पे पहुंच जाएगा, जब पिस्टन यहां पे पहुंचेगा तो ये क्या हो गया? यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिला और आपने क्या लगाया था? फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब आप क्या कर रहे हो? वर्क डन। यही तो चाहते हो ना आप। इंजन क्यों बना रहे हो भाई? ये हीट इंजन के लिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली क्यों बना रहे हो? इसी के लिए वर्क डन चाहिए भाई। तो वर्क डन यहां पर क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम में चेंज नहीं किया, मतलब आपने एक्सपांड ही नहीं किया। एक्सप्लोजन हुआ लेकिन कुछ एक्सपांशन नहीं हुआ, तो भाई वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। मतलब इस समय डेल क्यू किस में खर्च हो गया? डेल यू में। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी हीट दी वो पूरी की पूरी उस इंजन को गर्म करने में ही खर्च हो गई, पिस्टन उठाने में कुछ गया ही नहीं। समझ गए? चलो आइसोबारिक बेटा प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट। बारिक मतलब प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट। बार में मेजर करते हैं ना प्रेशर, तो बारिक मतलब प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। मतलब डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू पी प्लस पी डेल वी। ये मतलब आप समझ गए ये किसके लिए? गैस वाले चीज में। प्रेशर वाली बात चलेगी गैस वाले में, है ना। गैस वाले मैंने आपको समझा भी दिया कि ये W ही है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये W ही है, ठीक है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, राइट। यहां पे यही चल रहा है, यहां पे एग्जैक्टली यही चल रहा है। चलो काय में बेटा? तो देखो हीटिंग अ गैस इन अ पिस्टन, ठीक है। एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ गैसेस इन इंजन, यही तो होता है कंप्रेशन एक्सपांशन। आपकी जो स्कूटी है वैसी क्यों आज कहते हैं? लगातार ऐसी करती है ना, क्योंकि वो 2 स्ट्रोक इंजन है, राइट। अब बाइक की साउंड और स्कूटी की साउंड में देखो डिफरेंस आता है। स्कूटी की साउंड की ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ऐसा लगता है बाइक ऐसा टक 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 टक, वो 4 स्ट्रोक है।
ठीक है, पढ़ेंगे जब, मतलब एक साल और ले लो, है ना, इस बार अपन क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस एंड उसके बाद एडवांस। अगर ये दोनों चीजों में क्वालिफाई करके आ गए हमारे इंजीनियरिंग में, तो फर्स्ट ईयर में ही, है ना, फर्स्ट ईयर में ही जब हम कंप्लीट पढ़ रहे होते हैं इंजीनियरिंग की, तो सबके इंट्रो लेने होते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा सा सब चखना होता है ना, प्लेटर समझते हो ना, तो फर्स्ट ईयर इज काइंड ऑफ प्लेटर। तो उस प्लेटर में ना थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, जहां पर आपको, है ना, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग होंगे उनको तो जीवन भर यही पढ़ना है, खैर, हाँ, तो भैया उनको क्या करना होता है, उनको ये पढ़ना होगा, वहां पर वो इंजन्स को पढ़ेंगे, उनका मॉडल्स देखेंगे, उनका प्रोटोटाइप्स देखेंगे। अच्छा, तो क्या मैंने इतनी बात करी ना भाई, इसकी डिटेल बात करी है किधर, गदर 3.0 में, किधर, गदर 3.0 में। गदर 3.0 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, आ जाओ, फिर बनने लग जाएंगे आपको इस तरीके से सारे ही क्वेश्चन। जैसे मान लो अ टोटल 14 जूल हीट इज गिवन टू अ 1 mole of helium is kept in a cylinder. The temperature of helium increased by 2 डिग्री सेल्सियस। वर्क डन निकालो भैया इस गैस का। रेडबर्ग कांस्टेंट यहां पर आपको दे दिया गया, है ना। PV इक्वल्स टू nRT, भाई आइडियल गैस इक्वेशन सबको याद होती है, ठीक है, उसी के ऊपर बात करें। अ सोर्स सप्लाइड टू अ हीट सिस्टम द रेट ऑफ 1000 watt if the system performs work at the rate of 200 watt, the रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनक्रीज, कितने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। देख लो भाई, आपको डेली यूप है, डायरेक्ट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब बनेंगे भाई, जल्दी से आप एक बार ट्राई करके तो आओ। आते हैं हम जरा टाइप 4 की बात करेंगे, इसी टाइप 4 की हेडिंग के अंदर आपको वहां पे गदर में मिल जाएगा टॉपिक्स, ठीक है। क्या बात करें हम, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर रहे हैं भैया, किसकी, जरा सुनो, हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। जो मैंने भी बोला ना कि 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन, तो अल्टीमेटली क्या है, एक प्रोसेस है ना पूरी, कौन सी, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये सब प्रोसेस है बेटा। देखो तो देखो, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जिसको मैंने बोला कि थर्मोडायनेमिक जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, राइट, ड्यू टू एनर्जी इंटरैक्शंस। देखो क्या क्या, तो सबसे पहले कौन है वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और एक और है बेटा इंटरनल एनर्जी, राइज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। गैस वाले केस में हर बार राइज इन इंटरनल एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलो अब समझना, ये आपको समझा दिया बेटा, आइसोथर्मल मतलब T कांस्टेंट, एडियाबैटिक मतलब Q कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब V कांस्टेंट, आइसो बारिक मतलब P कांस्टेंट, और साइक्लिक मतलब होता है बेटा एक ना इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम। साइक्लिक प्रोसेस बड़ा कमाल का है, साइक्लिक प्रोसेस बड़ी कमाल की। जरा सुनो, आपने यहां से चलना शुरू किया है, ऐसे यहां पे पहुंचे और आप वापस भी यहीं पे आ गए, तो मतलब आपका इनिशियल पॉइंट पे जो टेम्परेचर था वो वापस फाइनल पॉइंट पे भी वही टेम्परेचर मिला। मतलब ऐसा कह सकता हूं कि भैया यहां से यहां जाते समय इसने टेम्परेचर लेकर के खुद को एक्सपांड किया होगा। जरा सा सुनना, है ना, रिलेट करना। अगर यहां से यहां ऊपर से, मतलब इसको ए कह लो और ये भी, ए वाले पाथ से जाते समय उसने टेम्परेचर लिया होगा और खुद को एक्सपांड किया होगा, तो बेटा जी जब इसको वापस उसी T0 टेम्परेचर पे आना है तो भाई साहब क्या करना होगा, फाइनल और T0 सेम है, T0 मतलब इनिशियल, तो उसको B वाले रास्ते से जब वो आ रहा होगा तो वो उतनी ही टेम्परेचर जितनी उसने ली थी वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। रिलीज करेगा तो ये फाइनल वाले पे बराबर हो गया, मतलब जो लिया वो वापस आते समय दे दिया भाई साहब। लो, साइक्लिक प्रोसेस कमाल की हुई ना, नहीं समझ में आ रही, मतलब इन प्रैक्टिकल वे में देखो तो बहुत ज्यादा टिपिकल कहानी होगी साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, मान लो मैंने टेम्परेचर लिया, कुछ काम किया और बचा हुआ टेम्परेचर वेस्ट कर दिया, तो वो कहानी ठीक है भाई, समझ में आता है, ठीक है, आया, यूज हुआ, खत्म हो गया। यहां हमने टेम्परेचर ली, टेम्परेचर लेकर मैंने वर्क डन भी कर दिया, वर्क डन करने के बाद भी मैं क्या हो रहा हूं भाई, साइक्लिक प्रोसेस है, तो वापस से वहीं के वहीं पहुंच गया। अरे भाई साहब वो एनर्जी अब रिलीज करके वापस पहुंचनी पड़ेगी वहीं पे। लेकिन बड़ी कमाल की चीज है, अच्छी भी है, क्यों, क्योंकि मैंने जितना टेम्परेचर लिया था उतने का मैंने काम किया, और काम कर दिया तो मैंने जितना टेम्परेचर जितना हीट मैंने ली थी वो पूरी हीट काम में लगा दी। अब भाई मेरे पास हीट बची नहीं तो मैं तो वापस से वहीं आ गया, है ना। ये डिट्टो उसी तरीके से होता है बेटा, जैसे घर वाले कहते हैं ना कि बेटा सुन, ऐसा है, तेरे अच्छे नंबर आए हैं, एक काम कर, तू मेरे से पैसे ले जा और जाके मार्केट से सामान खरीद के ला के आ। तो पैसे लिए अपन ने, है ना, तो राइजिंग इंटरनल एनर्जी हो गई, खुश हो गए, मस्त गए मार्केट, मेला, हाँ, और मेला में गए, पूरे पैसे खर्च कर दिए वापस। तो तुम तो बोलोगे यार शुद्ध भाषा में, है क्या क्या लेके आए थे, क्या लेकर के जाओगे, हैं, रुपए लेके गए थे, जूते लेके आए हैं, लेकिन भाई साहब जूता तो वर्कडन में करना, पैसा तो नहीं बचा ना, है, पहले ही भूखे नंगे थे, मतलब भिखमंगे कह लो यार, अब थोड़ी सी, है ना, थोड़ा ज्यादा गंदा नहीं है लेकिन ठीक है ना, कह लो भाई घर वालों के लिए, ठीक है, हाँ, वो कूटेंगे नहीं तो अगर ऐसा उनके सामने कहोगे तो उनको नहीं कहना, ठीक है, आप ये अपनी आपस की बात है, ठीक है। चलो, तो पहले भी भिखमंगे थे भाई, अभी भी वही है ना, पहले भी मांग के ले गए थे, मेले में उड़ा गया, फिर से मांगेंगे, तो यही है साइक्लिक प्रोसेस। जहां से चले थे, जितनी हीट ली थी पूरी वर्कडन में खर्च करी, वापस आते समय वो टेम्परेचर जो ली थी वो रिलीज कर दी, मतलब वर्कडन करा दिया और वापस आ गया इनिशियल स्टेट में, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस।
हमारे इंजन में साइक्लिक प्रोसेस, राइट। चलो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी यू डज नॉट चेंज, ठीक है। मतलब ऐसे कंडीशंस में आप बात करोगे तो P1 V1 इक्वल्स टू आपको P2 V2, और यहां पर वर्क डन की अगर आप बात करते हो तो वर्क डन मिलता है बेटा NRT log V2 अपॉन में V1, log V2 अपॉन में V1, चलेगा, है ना। चलो आ जाओ, तो यहां पे कई सारे कर्व्स एंड कई सारे, है ना, ग्राफ्स बनते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है साइक्लिक प्रोसेस में, है ना। जैसे मान लो एक हम लोग कार्नोट साइकिल वाले प्रोसेस के लिए, या फिर चलो एक्सपांशन और कंप्रेशन के लिए मैं एक बना करके आपको दे देता हूं, एंड बाकियों के लिए मैं फिर से आपको बोलूंगा बेटा प्लीज रेफर गदर सीरीज, ठीक है, प्लीज रेफर गदर सीरीज। चलो थोड़ा सा यार अब इसको समझना, मैं कह रहा हूं ये रहा, ठीक है, एक ये भी ऐसा। एक बात सुनो, यहां पे वॉल्यूम है, यहां पर चलो प्रेशर बना ले, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ा, यहां इसकी बात करो। चलो यहां पे क्या बेटा, यहां पर प्रेशर है और V1 है, यहां पर क्या है P2 और V2। जरा मेरी बात को सुनना, मैं इधर से इधर की तरफ अगर मैं चल रहा हूं, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है ना। आपको यहां पर दिखे ना P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके एवज में क्या हो रहा है, V1 जो है, प्रेशर अगर कम हो रहा है तो V1 जो था वो क्या था बेटा, ये V1 है। यहां पर आओगे तो ये क्या है, V2 है। तो V1 जो था वो छोटा था और V2 जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मतलब वॉल्यूम क्या होता जा रहा है बेटा, कम। आई होप समझे या नहीं समझे। मैं कह रहा हूं प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सपांशन। यह एक्सपांशन, भाई वॉल्यूम बढ़ना मतलब एक्सपांशन, है ना। अच्छा, इसका उल्टा अगर प्रोसेस बनाओगे, मान लो यहां पर आपने कह दिया P1 V1 और यहां पे आपके पास में पॉइंट है P2 V2 और आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो इसको आप क्या कहोगे, कंप्रेशन। इसमें आपने क्या किया बेटा, तो आप ध्यान से देखो, आपका प्रेशर P2 था, मतलब P2 जो था वही रिलेशन तो वही है, P2 जो था वो कम था, वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन आपने कंप्रेस करना शुरू कर दिया गैस को। कैसे समझ रहे हो, ये समझो, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, इसके अंदर ये वॉल्यूम है। अगर आपने इस पिस्टन को नीचे की तरफ ले आओगे तो यहां पे क्या होता जाएगा, वॉल्यूम घटता चला जाएगा, ये वॉल्यूम घटता जाएगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये देखो प्रेशर बढ़ गया, ये P1 पे पहुंच गया, यानी प्रेशर आपका यहां पहुंच गया, लेकिन उसके एवज में वॉल्यूम क्या हो गया, तो वो कम हो गया। ये दो तरीके के प्रोसेस हो। इसी तरीके से मैंने साइक्लिक प्रोसेस आपको समझाई, साइक्लिक प्रोसेस में भी सेम कहानी हो रही है बेटा, सेम कहानी हो रही है। ये कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों को एक साथ रख लो, ये ले लो, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस, है ना। ये हो गई आपकी साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में ना एक छोटी सी बात मेरी ध्यान में रखना, जब कभी भी आपको इसमें, ओ नो नहीं, ठीक है बच गया, हाँ चलो देखो, आपको इसमें बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। आपको जो वर्क डन मिला ना, वो वर्क डन पता है कौन सा होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका वर्क डन है। अगर मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं, जैसे मान लो ए बी, ये वाला रास्ता सी से होता हुआ यहां पर डी पर आ रहे हो, यहां पर ई हो गया, और ये रास्ता एफ से होता हुआ जा रहा है, तो आपको एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे यहां पर वर्क डन एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, मतलब आप ये सब निकाल गए, ये सब निकाल दिया, ये आपने सब निकाल दिया, ए बी सी डी माइनस नीचे वाले का एरिया माइनस कर दो। ये देखो, ये नीचे वाले का ये जो कर्व जो दिख रहा है ना, इसका एरिया क्या कर दो बेटा, इसका एरिया आप इसमें से माइनस कर दो, तो बीच वाला ही बचेगा। सुनो, आप ये ऊपर वाले का पूरा एरिया निकालने के बाद नीचे वाले का माइनस कर दोगे, तो ये बीच वाली जो आई जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका ही एरिया मिलेगा। तो माइनस ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ डी ई, ठीक है, यही है इसके अंदर में, है ना, आपको निकालने के लिए ग्राफ्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। चलो, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई, आई होप इतनी सी बात समझ में। तो देखो भाई, जब कभी भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो विद सराउंडिंग के साथ में, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो, किसकी बात करो, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात, तब पीवी रेस्ट टू द पावर गामा हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब P1 V1 रेस्ट टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेस्ट टू द पावर गामा, राइट। वर्क डन कितना मिलेगा, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। यहां पे प्रेशर वर्सेस जो वॉल्यूम का यहां पर ग्राफ मिलेगा, जहां पर स्टीपर कर्व्स मिलते हैं आइसोथर्मल में, स्टीपर कर्व्स मिलेगा बेटा आइसोथर्मल में, ठीक है। जैसे रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, इंजन में जल्दी से कंप्रेस होना और जल्दी से एक्सपांड होना, तो भाई इतना टाइम होता ही नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हो सके सट से। जैसे कि यहां पर तुरंत के तुरंत क्या होता है भाई, कंबशन हुआ, मतलब विस्फोट ही होता है अल्टीमेटली, है ना। तो जैसे ही वहां से विस्फोट हुआ भैया, ये क्या हुआ, एक्सप्लोजन के बाद झटके से पिस्टन ऊपर उठता है, तो राइजिंग टेम्परेचर होने का मौका ही नहीं मिलता, तो मतलब हीट एक्सचेंज होता ही नहीं बाहर के साइड में, ठीक है। आ जाओ,
आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर बात करते हो तो आइसोबारिक मतलब वी कांस्टेंट की बात करी थी, मतलब वर्क डन क्या हो गया 0, यानी हीट ट्रांसफर कैसा हो गया बेटा, तो डेल क्यू इक्वल्स टू टोटल उसके राइजिंग टेम्परेचर, मतलब सिस्टम की टेम्परेचर बढ़ाने में, यानी mCV डेल टी। ठीक है, यहां पे कैसे मिलेगी आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, वर्टिकल लाइंस मिलेगी, वर्टिकल लाइंस मिलेगी, क्योंकि वर्क डन आपका 0 है। चलो एग्जांपल क्या बेटा, तो हीटिंग अ गैस है ना इन अ रिजिड कंटेनर, एक रिजिड कंटेनर में अगर आपने गैस गर्म करना शुरू किया तो भाई ऑब्वियस बात है गैस फैलेगा, प्रेशर बढ़ेगी अंदर, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, मतलब वो बॉल बढ़ने वाला नहीं है जिस रिजिड बॉडी के अंदर गैस गर्म कर। ठीक है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफर चेंजेस बोथ इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जब हीट ट्रांसफर होगा तो इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहा। जैसे जब आप बात करो आइसोबारिक प्रोसेस की, तो प्रेशर सेम रखने के लिए ही तो पिस्टन के अंदर जब आपने आग लगाई थी तो वो ऊपर आ गया है ना, प्रेशर के साथ सेम रखने के लिए। चलो, तो डेल U प्लस W के बराबर होगा, जो कि mCp डेल T के बराबर हो जाएगा। अच्छा, CVCT क्या है बेटा, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है और ये कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है ना, चलो, तो यहां पर जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये देखना, यही बात है, बस आपको याद रखनी है, इसलिए मैं यहां पर आपको लेकर के चल रहा हूं। क्या प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में कैसे आपको मिलेगी, वर्टिकल लाइंस मिलेंगी, एंड जब आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाओगे तो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन, और प्रेशर होगा किधर, प्रेशर बेटा हमेशा y एक्सिस पर होगा और वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा x एक्सिस पर होगा। ये दो बातें और ध्यान रखना। एग्जांपल क्या बेटा, हीटिंग एयर इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जो बोल रहा हूं मैं आपके 2 व्हीलर्स में लगी हुई है, 4 व्हीलर्स में लगी है, उसके अंदर में है ना जो हीटिंग एयर है, गर्म करना एयर को, वो भाई इसी का एग्जांपल है। आ जाओ साइक्लिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आइडेंटिकल होगा, मतलब डेल U 0, यानी शुरू में जितनी सिस्टम की एनर्जी होगी बाद में भी उतनी एनर्जी होगी, मतलब कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, वर्क डन बराबर होगा, मतलब जितना हीट आपने सप्लाई किया वही इतना हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ क्या बनेगा, फॉर्म्स अ क्लोज लूप इन पीवी डायग्राम। अभी ये जो बनाया था दिस इज ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, तो क्लोज लूप्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरलाइज प्रोसेस की बात करोगे तो पीवी रेज़ टू द पावर n जो होगा वो कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। n को कहते हैं बेटा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, है ना, n इज अ पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ठीक है, मतलब n अगर 0 हुआ तो ये आइसोबारिक होगा, n अगर 1 हुआ तो आइसोथर्मल होगा, n अगर गामा हुआ तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। मतलब इसी को बस आपको याद रखना है, उस पीछे वाले सबको भुला देना है। n 0 तो आइसोबारिक, n 1 तो आइसोथर्मक, n गामा तो फिर एडियाबैटिक। एप्लीकेशन क्या बेटा, थर्मोडायनेमिक साइकिल, हीट इंजन जैसे कार्नोट इंजन, ऑटो एंड डीजल एनर्जी ट्रांसफर बाय द सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, टर्बाइंस, इन सब में इसका ही इस्तेमाल होता है। देखो सबसे पहले जो आया था वो कार्नोट इंजन। अच्छा, कार्नोट कोई ऐसा इंजन नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी है, एक प्रोटोटाइप है, एक थ्योरी है, जिसके बाद इंजन बनने शुरू हो गए। राइट, हाँ, ये तो कहो सर डीजल इंजन जैसा कुछ होता होगा, नहीं। चलो, तो देखो जेईई मेंस के क्वेश्चंस उठा करके देख लेते हैं, है ना, 23 एंड 24 के। यहां पे देखो द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, गामा के यहां पर वैल्यू दी गई है, चेंज एडियाबैटिकली 5 लीटर टू 4 लीटर, द रेशियो ऑफ इंटरनल इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर। इनिशियल फाइनल प्रेशर की बात करें, वैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस, द टोटल वर्क डन इन प्रोसेसेस। ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोगों ने कहां पे, गदर 3.0 में, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा एचपी गुरुकुल। एचपी गुरुकुल एक बार आप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको ये सारे वीडियोस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, माइंड मैप मिल जाएगा, एंड उसके साथ साथ में बहुत सारे एग्जामिनेशंस की खूब सारी प्रिपरेशन मिल जाने वाली। लास्ट पोर्शन पे आते हैं बेटा, हीट इंजन एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। देखो यार, इनका साफ सुथरा सा ऐसा कहना था, अ हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क बाय ऑपरेटिंग बिटवीन 2 थर्मल रिजर्वायर्स, जो अभी मैंने बताई थी, सोर्स एंड सिंक, दैट इज 2 थर्मल रिजर्वायर्स। हीट सोर्स से ली जाएगी और सिंक को बची हुई रिजेक्टेड हीट दे दी जाएगी। इनका ऐसा कहना था, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते हो जो कि पूरे के पूरे ली गई एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, मतलब राइजिंग टेम्परेचर 0 हो, ऐसा कोई भी इंजन कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। शुद्ध रूप में बस इतनी ही बात थी। हाँ, अलग अलग स्टेटमेंट है, मैं पढ़ूंगा अभी स्टेटमेंट्स, बट ये वाली 2 बातें आपको समझ में आ गई। चलो, ये हम लोगों ने बात कर रखी है। सोर्स मतलब क्या, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब ऐसी जगह जहां से कितनी भी हीट ले लो खत्म नहीं होगी। सिंक मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर, वर्किंग सब्सटेंस मतलब मीडियम, जैसे गैस परफॉर्मिंग वर्क साइकिल्स, साइक्लिंग प्रोसेस में जो गैस आपको यूज हो रही है उसकी बात करना चाह रहे हैं, दैट इज वर्किंग। समझा चुका मैं इसकी बात। तो ये क्या होता है बेटा, तो इसको आप बस ध्यान में रख लो, ठीक है, किसकी,
वर्किंग प्रिंसिपल की। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं कार्नोट साइकिल की, कार्नोट इंजन की बेसिकली, तो देखो हीट मतलब WQ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, W वर्क डन जो हो गया, तो इफिशियंसी जो मिलेगी, जो आपको ब्लॉक डायग्राम बनाया था, भाई किसी को दिक्कत आ रही हो तो इधर देख लो, सोर्स से मैंने लिया था, यहां पे ये वर्क डन हो गई और ये आपको सिंक को चला गया। आपने यहां से Q1 हीट लिया था, आपने यहां से Q2 हीट रिजेक्ट कर दिया था, तो जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। मैंने जितना लिया, जितना मैंने जाने दिया, उसका बचा हुआ मेरे पास है, दैट इज वर्क डन। तो इफिशियंसी क्या होती है बेटा, आउटपुट अपॉन में इनपुट। इफिशियंसी ईटा से डिनोट होती है, क्या होती है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। आउटपुट मतलब क्या, जो आपने वर्क डन किया और जो आपने हीट लिया, है ना, मतलब W अपॉन में Q, यही होगा ना आपकी इफिशियंसी। अब W Q1 माइनस Q2 है, ये Q1 को इसमें डिवाइड कर दोगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 आ जाएगा। अब जरा देखना इसके ऊपर, स्टीम इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन एंड पावर प्लांट्स, ये सब कुछ इसी पर चल रहे हैं। स्टीम इंजन काफी पुरानी हो गई, अभी जितने भी हमारे इंजन चल रहे हैं वो सब इंटरनल कंबशन इंजन है, मतलब बाहर नहीं जलाई जाती हीट, अंदर ही होती है। स्टीम इंजन बाहर जलती थी, कोयला बाहर जलता था, उससे जलने के बाद में जो पानी है ना, उसको हीट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करके फिर उसको ला करके फिर टरबाइन रोटेट होती थी, मतलब वो आउटसाइड कंबशन था। ये इनसाइड कंबशन ही होती है, हमारी इंजन के अंदर ही कंबशन होता है, पिस्टन के अंदर ही, राइट। तो अब देखो सेकेंड लॉ के कुछ स्टेटमेंट समझ लो। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट था, देखो इसको याद नहीं रखना बेटा, ये नीचे वाली लाइन बस याद रखनी है। इनका कहना था, इट इज इंपॉसिबल फॉर एनी हीट इंजन टू कन्वर्ट ऑल द हीट एब्जॉर्ब्ड Q1 इनटू वर्क विदाउट एनी लॉस ऑफ Q2 टू द सिंक। बिना सिंक को दिए, मतलब कोई लॉस नहीं करेगा, पूरी की पूरी हीट ही एब्जॉर्ब कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, केल्विन प्लैंक्स का कहना। सेल्सियस का स्टेटमेंट था, हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। कहना था कि अगर मान लो कोल्डर बॉडी से, है ना, हॉटर बॉडी की तरफ कोई एक्सटर्नल वर्क डन किए बिना आप स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत ऐसे टेम्परेचर को बाहर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, बिना वर्क डन के ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। हीट इंजन्स मस्ट ऑपरेट बिटवीन टू रिजर्वायर्स, है ना, परपेचुअल मोशन मैकेनिक्स ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ आर इम्पॉसिबल। जो परपेचुअल मोशंस की बात देखते हो ना, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे खूब सारे वीडियो मिल जाते हो परपेचुअल मोशन के, कि ये देखो ये बॉल गई, ये नीचे गिरी, फिर ये गई, ये नीचे गिरी, इसमें कोई एनर्जी ही नहीं लगनी। एक वो भी चल रहा है, देखा होगा, है ना, दो जो है ना इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगा देते, उसमें स्प्रिंग लगा देते हैं, ऐसा ऐसा करके चालू कर देते हैं, फिर कहते हैं भाई साहब ये देखो ये स्प्रिंग जो है ना इस जनरेटर को परमानेंटली चला रही है, इसमें आपको किसी भी तरीके की इनपुट देना ही नहीं। भाई साहब हो ही नहीं सकता, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। आप जरा ध्यान से देखो, आप ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते कि Q2 अपॉन में Q1 की वैल्यू कितनी हो जाए। भाई साहब इफिशियंसी आपको 100% चाहिए ना, तो Q2 अपॉन में Q1 ये कितना हो जाए, ये 0 हो जाए। ये कब 0 होगा, तो आप कहोगे सर जी ये Q1 जो है बहुत 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 ज्यादा हो जाए Q2 से, तो ये Q1 क्या हो जाएगा, 0, तब वो 100% इफिशियंसी कहलाएगी। तो भाई साहब ये करने के लिए आपको खूब सारा हीट तो चाहिए, समझ गए मेरी बात। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो परपेचुअल मोशन की इन्होंने साफ सुथरा प्रूफ कर दिया, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम इज डेल एस डेल क्यू अपॉन में डेल टी। ये रैंडमनेस है बेटा, कुछ ना कुछ एरर्स, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, उस रैंडमनेस को डेल एस इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी, ठीक है जी। अब कार्नोट इंजन की बात करें, कार्नोट इंजन देख लो, an idealized heat engine with maximum efficiency operating between two reservoirs, यही आपका कार्नोट इंजन, जिसमें क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब करी जाएगी, फिर आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा जिसमें सिस्टम क्या होगा, कूल्स T2 टेंपरेचर पे, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा जिसमें हीट रिलीज होगी सिंक को, एंड फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा जिसमें वापस से सिस्टम अपने T1 टेंपरेचर, मतलब आप समझना, शुरुआत में देखो T1 टेंपरेचर था, हीट एब्जॉर्ब करके कितना हो गया, T2 हो गया। अब ये T2 किसको दे दिया उसने, सिंक को, बचा कितना, वापस से T1। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है बेटा, ये साइक्लिक प्रोसेस है, कुछ इस तरीके से। अब देखो ये थोड़ी थोड़ी सी लाइनें जो मैं टेढ़ी बना रहा हूं, कायदे से तो ये स्ट्रेट बननी चाहिए, लेकिन ये लाइनें जो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी से हल्की सी दिख रही है, मतलब आइडियली जो होगा ना ये इस तरीके से ही कन्वर्जेंस मिलेगा। ये ए पॉइंट समझ लो, यहां से चलना शुरू हो गया, यहां से यहां तक टेंपरेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, जब यहां से यहां तक जाएंगे तो चेंजेस देखने को मिलेगा, वापस ये टेंपरेचर सिंक को देगा और कहां चला जाएगा, अपने ओरिजिन। मतलब ये वाली जो प्रोसेस है ए बी सी डी, ये पीवी डायग्राम है बेटा, ये वी है और ये पी है ना, तो यही वाली बातें यहां पर कर रहे हैं कि ये साइक्लिक ऑर्डर है, पहले में हीट एब्जॉर्ब हुई, है ना, दूसरे में क्या हुआ भाई, तो हीट अब किसी को दी नहीं जा रही, एडियाबैटिक हो गई ना, हीट अब दे नहीं रहो, ठीक है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपांशन है और आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ठीक है।
ये क्या हो गया, ये यहां से यहां तक में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, मतलब ये आइसोथर्मल, ये वाला भी आइसोथर्मल, और ये जो आपको मिलेगा इसमें क्या मिलेगा, एडियाबैटिक, और यहां पर भी एडियाबैटिक, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपके 4 प्रोसेसेस के जरिए आपका कार्नोट इंजन चल रहा है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की भी बात करोगे तो वही लिखोगे यार, है ना, ईटा कार्नोट इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। T2/T1 मतलब आपको समझ में आ गया, T2/T1 का मतलब समझ में आ गया। T2/T1 मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं भाई, है ना, जो आपने लिया और जो आपने सिंक को जाने दिया T1 और T2 केल्विन। बेंचमार्क ऑफ अ रियल इंजन एफिशिएंसीज, ये बहुत शानदार रहा, मैंने बोला थ्योरी है सिर्फ, है ना। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को थ्योरेटिकली इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस है इसी के ऊपर, मैंने जो आपको बोला था कि भाई मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कुछ एप्लीकेशन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगा, ये रहा भाई साहब आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, है ना। जैसे मान लो, देख लो, सुन लो, अ हीट इंजन एब्सॉर्ब 500 जूल हीट फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्टेड 300 जूल टू द सिंक, कैलकुलेट वर्क डन एंड एफिशिएंसी। वर्क डन क्या होगा बेटा, Q1 माइनस Q2। आपने हीट कितना लिया था 500, रिजेक्ट कितना कर दिया 300, तो आपने कितने को वर्क डन में कन्वर्ट किया 200 को। अब 200 को अगर आप वर्क डन में कन्वर्ट करो तो एफिशिएंसी कितने की आई, तो एफिशिएंसी आई W/Q0। 200 ही वर्क डन में गया ना, लिया 500 था, कन्वर्ट सिर्फ 200 हुआ, 300 वेस्ट हो गया, यानी 40%। कितने की एफिशिएंसी है, 40% की एफिशिएंसी आई, है ना। A Carnot engine operates between T1 500 Kelvin, T2 300 Kelvin, find its efficiency। तो क्या करोगे बेटा, 1 माइनस, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, दिस इज माइनस बेसिकली 1 माइनस T2/T, 40% एफिशिएंसी। समझ में आ गई बात। इसके बेसिस पर हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर्स बनाए, है ना, इंजन्स बनाए, इंजन्स में एफिशिएंसी को ढूंढ पाए। चलो अब ऐसे ही क्वेश्चंस ये देखो आपको आए हुए हैं जेईई मेंस 223 में, ये दोनों ही क्वेश्चंस, ये एफिशिएंसी के ऊपर देखो, ईटा1 और ईटा2 के ऊपर, यहां पर वॉल्यूम्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया हमारे गदर 3.0 में। फटाफट से ज्वाइन कर लो बेटा, फिर साथ मिलकर के हम लोग हमारे अगले अपकमिंग सेशंस में बात करेंगे हम अगले चैप्टर्स के माइंड मैप्स के बारे में, और उसके भी हम की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, सीखेंगे, एंड सब कुछ अब हमारे फिंगर टिप्स पर लेंगे। माइंड मैप सीरीज पढ़ने से पहले अगेन आई एम रिपीटिंग कि भैया आप, है ना, एक बार जरूर देखें डिटेल्ड वीडियोस, क्योंकि गदर 3.0 में मैं डिटेल में करा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं, इसलिए मैं आपको डिटेल में कराते हुए चल रहा हूं। वहां पर मैंने आपको पूरी थ्योरी कराई है, थ्योरी पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस PYQs, एंड मैंने आपको अप्रोचेस बताए किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो नए क्वेश्चंस को। उसके साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट, भाई मिनिमम टाइम में कैसे आंसर करें, है ना। हम शुरुआत के क्वेश्चंस को टाइम देते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं कराता हूं उसमें प्रॉपर टाइम देते हैं, फिर थोड़े से क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें अब धीरे धीरे टाइम को कम करना शुरू करते हैं, आखिरी क्वेश्चन आते आते तक हम लोग बिल्कुल देखा और आंसर किया वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसके रियल एग्जांपल्स आपको अवेलेबल है ना, आप लेक्चर्स उठा करके देख सकते हैं, एंड उसके बाद में आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को सुपर डुपर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो बेटा मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, फिर करेंगे हम और बहुत सारी बातचीत। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।